नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जेपी दुबे। थैंक यू। आज हम लोग जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं और स्पेशली जो फार्मा में इंटरेस्ट रखते हैं और अब तो सिलेबस का पार्ट भी है, तो उनके लिए जो है फार्माकोलॉजी की सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इस चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और इसको आप कंटिन्यू लेक्चर के रूप में देखिएगा। लगभग 50 to 60 लेक्चर बनाने का प्रोग्राम है। उतने में आपकी फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आप एक अच्छी प्रैक्टिस की शुरुआत जो इनिशियल लेवल का होता है उतना आपको नॉलेज हो जाएगा और धीरे धीरे हम लोग जो है आगे में अपने जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको आगे नॉलेज होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल। फार्माकोलॉजी में जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं उसमें हम लोग फार्माकोलॉजी में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेंगे विथ एग्जांपल्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी में आप देखेंगे तो इसमें आता है कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ ड्रग है। और ड्रग जो शब्द बना है, फार्माकोलॉजी जो शब्द बना है वह ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, लोगस का मतलब डिस्कर्स इन या फिर टू स्टडी। तो जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं उसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। मैं थोड़ा इसमें स्लो ही पढ़ाऊँगा आपको क्योंकि बाकी लेक्चर जैसा फीडबैक बहुत फास्ट हो रहा है, तो स्लो पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। बहुत लेंदी लेक्चर 1 आवर का जैसा मेरा लेक्चर होता है वैसा नहीं होगा। इसको हम लोग छोटे में और ज़्यादा फ्रूटफुल हो उसका प्रयास करेंगे। प्रेजेंट टाइम में जो होता है वह ओसवाल्ड को हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग, जो कि कहाँ से बना हुआ है? ग्रीक वर्ड है फार्माकोलॉजी। इनिशियल देखेंगे तो फार्माकॉन एंड लोगस, ये दो चीज़ों से मिल करके इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये दो भाग में डिवाइड होगा। पहला शब्द बनेगा फार्मा और दूसरा नंबर पे क्या है? लॉजी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द टू मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी आर फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बहुत पॉपुलर वर्ड हैं और अक्सर बार बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो द टू मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है? फार्मोडायनेमिक्स, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। पहले का मीनिंग हम समझते हैं क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले आप देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। जो सिंगल वन लाइनर मीनिंग आता है उसको आप समझिए। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। कोई भी दवा जो है, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं या कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। ठीक, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वो बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है। दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स and their mechanism of action at organ system, subcellular system and macromolecular level। तो आप इसका मतलब यह समझिए कि जो ये ड्रग है, वो ड्रग हम जो भी लेते हैं, जो भी दवा खाते हैं, वो हमारे सिस्टम पे या हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। याद करने के लिए आप क्या करेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स में डी वर्ड आता है, ये डी याद रखिएगा। डी से आप क्या निकालेंगे? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक, दूसरा शब्द आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या बोलता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है। तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी? इट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग जो हमारे शरीर में मूवमेंट करेगा, चाहे वो पेरेंटल ले लिए, ओरल ले लिए, रेक्टल ले लिए, जैसे भी आपने ट्रांसडर्मल ले लिया, तो यह सब क्यूटेनियस लिया, आईएम लिया, तो जो भी आप दवा लिए हैं, जो भी ड्रग लिए हैं, वो हमारी बॉडी में उसका मूवमेंट, उसमें अल्टरेशन, क्योंकि वह मेटाबॉलिज्म में तो जाएगा, उसमें क्या क्या अल्टरेशन हो रहा है बाय द बॉडी, यानी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द बॉडी,
बॉडी जो है उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, उस ड्रग के क्या कर रही है ड्रग का। तो ड्रग का क्या करेगी, ड्रग का एब्जॉर्बेशन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, बाइंडिंग करेगी, लोकलाइजेशन होगा, स्टोरेज होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड लास्ट में क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो अब बेसिक चीज़ आपको एक बात समझ में आई कि जो फार्मेकोडायनेमिक्स की जो भी स्टडी होती है वह कुल दो पार्ट में होगी। फार्मेकोलॉजी की स्टडी दो पार्ट में होगी, पहला फार्मेकोडायनेमिक्स और दूसरा फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो जिसमें डी वर्ड आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। क्या कहलाएगा, फार्मेकोडायनेमिक्स, दवा आपके ऊपर किस प्रकार इफेक्ट डालती है। फार्मेकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स शब्द जहाँ आएगा वहाँ पे आएगा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। कोई भी दवा जो है हमारे बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बाइंडिंग करती है या लोकलाइजेशन कहाँ पे कुमुलेट हो रहा है, स्टोरेज कैसे होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं उसी फॉर्म में काम कर रही है या फिर वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, और देन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, वो ड्रग हमारे शरीर से कैसे बाहर होती है। तो फार्मेकोलॉजी का यही दो डिवीजन होता है, पहला होता है फार्मेकोडायनेमिक्स, दूसरा आपका होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्लियर हुआ, एकदम इजी पढ़ाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा, बस आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और विशेष रूप से जो हमारे आयुष डॉक्टर हैं उन्हीं के लिए है, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना इसेंशियल है हमारे लिए, और हम इसमें किस प्रकार से कवर कर सकते हैं उसको देखेंगे। आगे देखते हैं। ड्रग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ड्रग जो होता है फ्रेंच वर्ड है, ड्रोगी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। तो ड्रग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, और ड्राई हर्ब यानी सूखी हुई जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा, जस्ट ये हमेशा याद रखिएगा। जो ड्रग का मीनिंग क्या होता है, ड्रग का मीनिंग होता है ए ड्राई हर्ब, क्या होता है, और ड्राई हर्ब। अब आयुष जो डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो उनको इस चीज़ पे एक तरीके से प्राइड फील करना चाहिए कि जहाँ से हम लोग ड्रग ड्राई हर्ब को तो ही हम औषधि के रूप में लेते हैं और वही हमारे लिए औषधि के रूप में कंसीडर किया गया है। और जो भी आपका फार्मेकोलॉजी का बेस है वहाँ भी ड्रग का मतलब ड्राई हर्ब ही होता है, जो कि फ्रेंच वर्ड दिया हुआ है। जो डिफिनीशन में आते हैं तो क्या होता है, इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट आर क्योर ऑफ द डिजीज। तो क्या है, एक सिंगल एक्टिव केमिकल है, कोई सिंगल एक्टिव केमिकल है जो मेडिसिन या ड्रग के अंदर होती है और उसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट या क्योर ऑफ द डिजीज। WHO ने 1966 में जो डिफिनीशन दी है आप उसको देखिए, वो क्या कहता है, वो कहता है ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड or is intended to be used to modify or explore the physiological system or pathological state for the benefit of the recipient। ये क्या कह रहा है, ड्रग कोई ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट होता है जिसको यूज किया जाता है या ऐसी मंशा होती है, क्या करेगा वो, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कुछ मॉडिफाई करेगा या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करेगा, जिससे क्या होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट, जो उस दवा को ले रहा है उसके लिए क्या होगा, वह बेनिफिशियल होगा। तो ये बताता है आपका ड्रग को, डिफिनीशन को डिफाइन करता है। ठीक, तो ड्रग क्या है, एक सिंगल एक्टिव केमिकल है जो कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वह डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या क्योर के लिए। और डिफिनीशन जो कह रही WHO की क्या है, कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो भी यूज किया जाता है फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई या अल्टर करने के लिए, जिससे कि क्या हो कि पेशेंट को उसका लाभ मिल सके, जो रिसिपिएंट है उसको लाभ मिल सके। तो ये चीज़ होती है। अब कुछ ब्रांचेज हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या क्या ड्रग का डायमेंशन होता है। सबसे पहले क्या आता है, फार्मेकोथेरेपेटिक्स। जो फार्मेकोथेरेपेटिक्स है वो क्या है, it is the application of pharmacological information together with the knowledge of disease for its prevention, mitigation or cure। तो जो जो आपका फार्मेकोथेरेपेटिक्स है वो डिजीज के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जो उस डिजीज को या तो प्रिवेंट करे या तो उसको रोके या तो उसको ठीक कर दे। ठीक, प्रिवेंशन, क्योर और मिटिगेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं, कुछ अल्टरनेशन के लिए जिससे रिसिपिएंट को लाभ मिले। अगला आता है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग
बोथ ओल्ड एंड न्यू इन मैन। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में कोई दवा आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो अगर उसका मान लीजिए वह पुराना भी हो और एक नया ड्रग मिला हो, उन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, या फिर उससे क्या लाभ मिल रहा है। प्लेसिबो में भी देख सकते हैं, एक उसके कंपेरेटिव कौन सी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें उसका एम क्या है आपका। तो एम है द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी टू इज टू द जनरेट डाटा फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ ड्रग एंड द प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो कोई भी दवा है वो बिना क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से पेशेंट को या किसी व्यक्ति को क्या उसका बेनिफिट है रोग में या पैथोलॉजी में या हेल्थ स्टेटस पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। थेरेपेटिक्स का क्या था, केवल प्रिवेंशन और मिटिगेशन और क्योर के लिए यूज कर रहे थे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, एक कोई पुरानी दवा है, कोई नई दवाई है, उसी जनरेशन की हो सकती है, उन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, जिस उसका डाटा जनरेट करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किसको यूज करने पर ज़्यादा लाभ है। तो वो क्यों, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ये आपका क्लियर हो गया ये स्लाइड। आगे देखते हैं। कीमोथेरेपी एक वर्ड आता है। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी विथ specific drug that have selective toxicity for the infecting organism या malignant cell with no or minimal effect on the host cell। तो कीमोथेरेपी हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे कैंसरस सेल में करते हैं। तो कैंसरस सेल में करने का मतलब ये कि उसमें क्या होगा कि हम ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं कि जिससे जो कैंसरस या मैलिग्नेंसी वाली सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो उसके जो हेल्दी सेल हैं वह बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो या कम हार्मफुल हो। यानी कि उनके लिए स्वस्थ जो हेल्दी टिश्यू सेल हैं या टिश्यू हैं वो उससे ज़्यादा हार्म ना हो, अब केवल मैलिग्नेंट वाले को टारगेट करके हम उसको ठीक कर पाएँ। तो ये कीमोथेरेपी का कॉन्सेप्ट है। इसलिए अब हम आगे देखते हैं, ड्रग इन जनरल कैन दस बी डिवाइडेड इनटू। ड्रग को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स। दीज आर डिजाइन टू हैव फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट इन द रिसिपिएंट। ठीक, जिसमें ड्रग क्या इफेक्ट डालती है पेशेंट के ऊपर, क्योंकि इट इज़ द फंक्शन व्हाट द ड्रग इफेक्ट इन द ह्यूमन। तो ड्रग हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है वही होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोथेरेपेटिक्स जो होता है उसमें आप देखिए क्या है, दीज आर डिजाइनेटेड टू इनहिबिट or kill invading parasite malignant cell and have no minimal pharmacodynamic effect in the recipient। तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होते हैं, जो कि जो भी बैक्टीरिया वायरस मेलिग्नेंट सेल हैं उनको डायरेक्ट मार दें और हमारे सेल पे कोई इफेक्ट ना डालें। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, आपका कीमोथेरेपेटिक एजेंट और फार्माकोडायनेमिक एजेंट तो आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, यानी कि मेडिसिन कोई कंपाउंड बनाना, ठीक, और उसको डिस्पेंस करना यानी बांटना, डिस्पेंसिंग ड्रग आर प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग टू मैन आर एनिमल। इट इंक्लूड, जैसे इस फार्मेसी में क्या है, जैसे मेडिकल स्टोर होते हैं, क्या करता हूँ दवा उसमें डिस्पेंसिंग होती है दवा की, तो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती है, और सुटेबल डोजेज फॉर्म आपको बताई जाती है, यही लिखा है। आगे क्या लिखा है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है फार्मेसी के अंदर। कलेक्शन हो सकता है, किसी को जैसे कोई फार्मेसी है जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जो उसके कुछ एक्टिव पार्ट्स जो केमिकल्स होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे और क्वालिटी कंट्रोल करेंगे ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ठीक, तो ये हमारा काम क्या हो गया, फार्मेसी का ये काम हो गया, जो ड्रग कंपाउंडिंग करती है और उसकी डिस्पेंसिंग करती है। अगर इसी को हम लोग लार्ज स्केल पे करेंगे तो द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माक्यूटिक्स। तो फार्माक्यूटिक्स क्या हो गया आपका, जहाँ पे यही काम लार्ज स्केल पे होगा। टॉक्सिकोलॉजी देख लीजिए, टॉक्सिकोलॉजी भी एक ब्रांच है जिसमें पॉइजनस चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें क्या आता है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग की टॉक्सिकोलॉजी कैसी है, एंड अदर केमिकल जैसे हाउस होल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रियल होमिसाइडल विथ इम्फेसिस ऑन डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो ये दवा से भी हो सकता है और कुछ पॉइजन है तो उनसे भी हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का स्टडी हम किसमें करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग इफेक्ट ऑफ ड्रग सिंस द सेम सब्सटेंसेस कैन बी अ ड्रग और पॉइजन डिपेंडिंग अपॉन द डोज। तो जो दवाइयाँ होती हैं वो अपने आप में मे बी क्या हो सकती हैं, वह पॉइजन हो सकती हैं अगर उनकी डोजिंग पे अल्टरेशन हो जाए तो जो रिकमेंडेड डोज है अगर उससे ज़्यादा ले लिया जाए तो हो सकता है कि वो आपको पॉइजन जैसा काम करे। तो उनकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं।
अब इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मेडिसिन होती है वो हमारे शरीर में किन किन रास्तों से इंटर कर सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स, यानी रास्ते, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाई अ वैरायटी ऑफ रूट। वैरायटी ऑफ रूट्स है वो क्या क्या हम देखेंगे। द चॉइसेस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड ऑन बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। सो कोई दवा हमको कैसे देने में ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, ओरली देने से होगा, आईवी देने से होगा, नेजल देने से होगा, या फिर आपको सब क्यूटेनियस देने से होगा, बक्कल देने से होगा, या सब लिंगुअल देने से होगा, तो उसका डिसीजन आप, जो मेडिसिन है उसका नेचर कैसा है, और जो पेशेंट है वो किस तरह का है। अगर अनकॉन्शियस है तो आप उसको आईवी की तरफ जाएंगे, तो उस पर डिपेंड करता है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर पे। या फिर कोई डिजीज मान लीजिए लंग से रिलेटेड है, आपको नेबुलाइज करना है, तो आप नेजल रूट ही फॉलो करेंगे। आईवी भी हो सकता है, लेकिन आपको मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा वो हम देखेंगे। मोस्टली कॉमन सेंस कंसिडरेशन, फिजिबिलिटी एंड कन्वीनियंस डिक्टेट द रूट टू बी यूज्ड। जो कॉमन सेंस है, और फिजिबिलिटी क्या है, कौन सा इजीली किया जा सकता है, कंसिडरेशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, और कन्वीनियंस क्या है। तो ये तीन चार चीज़ें ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डिक्टेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे। तो रूट अगर ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो इट मे बी टू टाइप। पहला क्या है, लोकल, और दूसरा क्या है, सिस्टेमिक है। तो लोकल हो सकता है फॉर लोकल एक्शन, जो आपका पर्पज है, और दूसरा सिस्टेमिक एक्शन। तो ये दो चीज़ें जब मिलेंगी तो आपका रूट इसी आधार पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जो लोकल रूट होता है उसमें पहला आपका क्या आता है, टॉपिकल, दूसरा आता है डीपर टिश्यू, तीसरा आता है आर्टियल सप्लाई। तो ये लोकल रूट्स में आते हैं। सॉरी। सिस्टेमिक रूट्स में जो आता है वो क्या आता है, ओरल आता है, दूसरा सबलिंगुअल या बक्कल होगा, ठीक, तीसरे नंबर पे रेक्टल होगा, चौथे नंबर पे क्यूटेनियस हो सकता है, पांचवें नंबर पे इन्हेलेशन होगा, और छठे नंबर पे क्या होगा, नेजल होगा, और सातवें नंबर पे पेरेंटल होगा। तो अब हम ये सारा समझेंगे और इससे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे जो मोस्ट फेमस है, ताकि आपके दिमाग में उसका पिक्चर बन जाए कि किस तरह की मेडिसिन यह होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल रूट में क्या आता है, टॉपिकल, डीपर और आर्टेरियल। तो आगे देखते हैं टॉपिकल क्या होता है। टॉपिकल का मतलब समझिए, एक बहुत अच्छा टर्म दिया हुआ है। टॉपिकल का मतलब होता है रेफर्स टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग। क्या है, इट इज द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर द लोकलाइजेशन। तो जो मेडिसिन है आप उसको क्या करते हैं, उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, सरफेस फॉर लोकलाइजेशन। आपका मकसद क्या है, लोकलाइज आप उसको ट्रीट करना चाहते हैं। अब इसका देखिए कैसे हो सकता है। द ड्रग कैन बी इफिशियंटली डिलीवर्ड टू द लोकलाइज लीजन, जैसे स्किन पे लगाना हो, ओरोफेरेंजियल या नेजल म्यूकोसा में देना हो, आई में कोई चीज़ डालना है तो लोकल रूट ही है, ईयर कैनाल में डालना है, ईयर ड्रॉप वगैरह, एनल कैनाल में सपोजिटरी वगैरह, या वेजाइनल रूट में डालना है तो उसमें भी पेसरी वगैरह आती हैं, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, लोशन के रूप में, ठीक, ऑइंटमेंट के रूप में, क्रीम के रूप में। तो क्रीम क्या होता है, जो वाटर बेस होते हैं। जो ड्राई अगर कोई मेडिसिन है तो पाउडर फॉर्म में, रिंस में हो सकता है जिसमें केवल धुलाई वगैरह करनी पड़ती है, या फिर जो आप गरारा वगैरह करते हैं। पेंट जैसे इसमें भी, जैसे ग्लिसरीन पेंट आप सुने होंगे, माउथ पेंट वगैरह आते हैं अल्सर वगैरह में। ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे भी आते हैं, नेजल स्प्रे, ठीक। लोजेंजेज होते हैं, जो टॉफ़ी वगैरह आप समझते हैं वो हो गए, कुछ सपोजिटरी हो गई, और पेसरी हो गई, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये लोकल रूट्स में आते हैं। और एग्जाम्पल इसका देखिए कुछ दिया हुआ है, साल्ब्यूटामॉल, पोविडिन आयोडीन का जो आयोडीन बीटाडीन आप क्रीम जानते हैं, लिडोकेन वगैरह होता है जो आपको ये कार्य करता है किस तरह से, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है लिडोकेन। तो ये चीज़ हम प्रयोग करते हैं लोकल रूट के लिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्या है, डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू सर्टेन डीप एरिया कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग अ सिरिंज। हम एक सिरिंज के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, syringe and needle, but the drug should be in such a form that systemic absorption is slow। तो आपको डीपर टिश्यू में तो डालना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वह क्या हो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिनिमम जाए, या फिर धीरे धीरे स्लो हो, स्लो में एब्जॉर्ब हो। तो आपको लोकल वहाँ पे कुछ डीपर टिश्यू में कुछ रिजल्ट मिल सकता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है देखिए इसका, इंट्रा इंजेक्शन।
ये बहुत फेमस है, जैसे लोग आप सुनते होंगे कि लोग घुटने में इंजेक्शन लगाते हैं और वो एकदम आराम हो जाता है। इसको हम लोग क्या, ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं। ये याद रखिएगा क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट 40 mg और 60 mg का आता है इन द नी ज्वाइंट। इसको हम क्या करते हैं, लोकल जो आपका लिडोकोकेन वगैरह ये सब रहता है, वो आप लिग्नोकेन वगैरह आप उसको उसके साथ मिला करके और नी ज्वाइंट में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं। डीपर टिश्यू का एग्जांपल है ये। तो इसमें क्या होगा कि वह लोकल एरिया पे इफेक्ट डालेगा। आगे देखिए, इनफिल्ट्रेशन अराउंड अ नर्व आर इंट्राथीकल इंजेक्शन, जैसे लिडोकेन वगैरह का, जैसे पोस्ट हर्पीज पेन होता है, यहाँ पे नर्व इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, इसको लोकल वहाँ पे इंजेक्शन दे देते हैं। तो एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम करता है। नर्व को ये क्या करता है, वो एनेस्थेटिक पोजीशन में ला देता है, शून्य कर देता है, तो पेन में थोड़ा आराम रहता है। रिट्रोबल्बर इंजेक्शन होते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बिहाइंड द आई बॉल। ठीक, ये भी एक प्रैक्टिस है जो अभी फॉर आई सर्जरी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये क्या हो गया, डीपर टिश्यू इंजेक्शन के एग्जाम्पल हो गए। अब आगे देखते हैं आर्टियल सप्लाई में क्या है, क्लोज इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन इज यूज फॉर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन द एंजियोग्राफी करना है, कहाँ तक ब्लॉकेज है उसको देखने के लिए हम आर्टियल डायरेक्ट आर्टरी में क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। एक तरीके का डाई होता है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग भी दिया जा सकता है, इन्फ्यूज्ड कैन बी इन्फ्यूज इन फीमोरल और ब्रेकियर आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट फॉर लिम्ब मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी वगैरह किसी तरह की है तो उसको जो है ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्टियल सप्लाई में ये चाहता है। ठीक है, सिस्टेमिक। अब हम लोग देखते हैं कि जो सब नहीं, एक मिनट, ओके, अब हम देखेंगे लोकल रूट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सिस्टेमिक रूट्स क्या होते हैं। तो सिस्टेमिक रूट्स में हम आते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, ओरल। ओरल, आप देखिए, ओरल इंजेशन यानी ड्रग का ओरल इंटेक इज द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे पुराना मेथड है कि ओरली कोई दवा पेशेंट को देना। क्या बेनिफिट क्या है, इट इज़ अ सेफर, मोर कन्वीनियंट, यानी कि आप पेशेंट को बता दें वो घर पे भी ले सकता है, खुद से ले सकता है। डज नॉट नीड असिस्टेंस, किसी की और की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से दवा ले सकता है। नॉन इन्वेसिव है, किसी प्रकार का पेनिट्रेशन नहीं है। पेनलेस होता है। और जो आपका मेडिकमेंट है, नीड नॉट बी स्टराइल एंड इट इज चीपर। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाइजीन मेंटेन करना है, वो एक्चुअली स्ट्रिप के अंदर होता है, आप ओपन करते हैं और वहाँ से आप ले लेते हैं, या किसी बॉक्स के अंदर है तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें हाइजीन का मैटर नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या होगा, पेशेंट जो है घर पे आराम से अपने हाथ से बिना किसी असिस्टेंट के मेडिसिन ले सकता है। कौन सी मेडिसिन ले सकता है, जो ओरल होंगी। तो ओरल मेडिसिन किस प्रकार की हो सकती हैं, तो सबसे पहले सॉलिड, जितने बोथ सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड में क्या क्या हो सकता है, पाउडर हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, स्पेंसिल्स होते हैं। ठीक, तो जो स्पेंसिल्स होते हैं वो कैसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसमें क्या होता है कि उसके जो भी कंटेंट हैं वो क्या होता है, उनके रिलीज होने में स्पेसिंग होती है। ठीक, स्पेसिंग होने का मतलब है टाइम इंटरवल होता है, वो कई लेयर की होती हैं। आजकल ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं, आप देखते होंगे उसमें 2-3 कलर की दवाइयाँ रहती हैं एक ही टैबलेट में। तो उसमें क्या होता है, उनका डिग्रेडेशन टाइम दोनों का अलग अलग होता है। तो कोई आपका आधे घंटे के बाद रिलीज होना चाहिए, कोई 1 घंटे के बाद रिलीज चाहिए, कोई इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। तो ऐसी दवाइयाँ क्या कहलाती हैं, एक्सपेंसिव कहलाती हैं, जो कि दो से ज़्यादा कंटेंट रहेंगी, एक से ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो ऐसी एक्सपेंसिव बनाई जाती है। ठीक है, ड्रैगीज हो सकती हैं। ड्रैगीज क्या होती हैं, ड्रैगीज ऐसी चीज़ें फॉर्मुलेशन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर कोटिंग कर देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अगर मेडिसिन जो है कड़वी है तो उसको हम क्या करते हैं, शुगर कोट कर देते हैं। मोल्डेड टैबलेट जो होती हैं, मोल्डेड टैबलेट क्या होती हैं, मोल्डेड टैबलेट होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि लो प्रेशर में क्या करते हैं, उसको
जो पाउडर होता है उसको हम क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक। और उसके बाद उसको हम लोग सुखा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, मोल्डेड टैबलेट्स कहलाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थेरेपेटिक सिस्टम जैसे जीआईटी के लिए जो भी यूज होंगी वो तो डायरेक्ट जाएंगी, ओरल से ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होती है, जैसे आपका इलेक्सेरेंस है, सिरप है, इमल्सन है और मिक्सचर्स है, इनको आप ओरली दे सकते हैं। तो जो आपका ये इलेक्सेरेंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, देखिए वो किस प्रकार काम करती हैं। वो होती क्या है, ये ऐसा जैसे कैसे प्रिपेयर होती हैं, बाय ए सिंपल सोल्यूशन विद द एजिटेशन आर बाई एडमिक्सचरिंग टू आर मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट। तो दो या दो से अधिक लिक्विड एक साथ मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्सिल्स बन जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे डेक्सामेथासोन का सिरप वगैरह आते हैं, और पल्फेनाजीन हाइड्रोक्लोराइड आता है, तो उस तरह के जो सिरप आते हैं जिनको आप बोलते हैं उनको इलेक्सिल्स बोलते हैं। जो सिरप होता है, सिरप क्या होते हैं, तो जो स्वीट होते हैं, और चीनी का जो होता है वह हम क्या करते हैं कि चीनी और पानी को और कुछ अगर मेडिसिनल जूसेस होंगे उनको मिला के हम पकाएंगे तो क्या बनेगा, सिरप बनता है, ठीक। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, एक कोलाइड टाइप का बनेगा, जिसमें क्या होगा कि जो टीनी पार्टिकल्स होंगे जो मेडिसिन के, वो एक लिक्विड में क्या होगा, उसमें मिक्सचर में पड़े रहेंगे। जैसे आप देखते होंगे लिक्विड पैराफिन या मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें दाने दाने आपको मिलेंगे, जब आप उसको इनगल्फ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो इमल्सन कहलाते हैं, ठीक। कुछ मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका कुछ इनसॉल्युबल अगर कंपाउंड उसके अंदर है तो लिक्विड के अंदर, तो वो मिक्सचर्स कहलाता है, ठीक। कफ मिक्सचर्स वगैरह आते हैं। तो ये इस तरह का क्या होता है, आप इन सब दवाइयों को क्या करते हैं, ओरल रूट से देते हैं, और उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। देन आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होते हैं, द टैबलेट आर पिलेट्स कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। इसको आप जीभ के नीचे रखते हैं या फिर चबा जाते हैं, ठीक। एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा, पूरे मुंह में फैल जाता है। और ये क्या होता है, आपका एक तरीके से सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन होता है इसका। तो सबसे पहले तो दवा कैसी होनी चाहिए, आपका ये नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, इरिटेटिंग होनी चाहिए। जैसे आप खाए बहुत कड़वी दवा तो आप उसको स्पीड कर देंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो और लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए ताकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसका रिजल्ट जो आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, आपका जो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, और एक्शन कैन बी प्रोड्यूस इन मिनट्स, तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई देता है। चीफ एडवांटेज क्या है कि लीवर ही बाईपास, भाई कोई दवा एब्जॉर्ब होती फिर वो लीवर में जाती, मेटाबॉलिज्म में जाता, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जो आप सुन रखे हैं, पहला क्या सुन रखा आपने, GTN के बारे में सुना होगा, GTN के बारे में, ये क्या है, ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट। तो ग्लिसरीन का जो होता है वह, ये एंजाइना अगर रहता है, एंजाइनल पेन होता है अगर हार्ट में, तो उस समय हम लोग ये GTN का प्रयोग करते हैं, और इससे क्या होता है, तुरंत रिलीफ मिलता है, बहुत जल्दी इफेक्ट आता है इसका, ठीक। दूसरे नंबर पे देखिए कौन सी दवा लिखी हुई है, दूसरे नंबर पे आपका बुप्रेनोफ्रिन लिखा है, बुप्रेनोफ्रिन। इसके लिए ये क्या होता है, ये आपका एक डी एडिक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई नशा वगैरह करता है तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ये दवा देते हैं, और ये मुंह में रखना है, च्यूएबल होता है, आप उसको उसी से आपको एब्जॉर्प्शन होगा उसका, और रिजल्ट आता है, आपको नशा करने की इच्छा नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गायनी प्रैक्टिस में यूज किया जाता है। इसका क्या नाम है, डेस अमीनो ऑक्सीटोसिन। डेक्स अमीनो ऑक्सीटोसिन जो है, ये किसके लिए यूज करते हैं, टू इंड्यूस लेबर, प्रमोट लैक्टेशन, जहाँ मिल्क नहीं बन रहा है वहाँ पे, अगर मान लीजिए डिलीवरी पेन नहीं हो रहा वहाँ यूज करेंगे। और पोस्टपार्टम जो मैस्टाइटिस हो जाता है, मतलब अगर ब्रेस्ट मिल्क सही से प्रोडक्शन नहीं होगा तो बहुत पेनफुल होता है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बेनिफिट क्या है, देखिए बक्कल रूट से देना है आप इसको, और जो आप ट्रेडिशनल ऑक्सीटोसिन जानते हैं वो IV यूज करते हैं आप, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है, बक्कल टैबलेट के रूप में यूज करना है, सब लिंगुअल यूज होता है। तो ये अंतर है, इसका प्रयोग भी अच्छा होता है, इसको आपको जानना चाहिए। ये तीनों दवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली दवा जो है एंजाइना के लिए है, GTN। दूसरा जो है वह किसके लिए है, आपका डी एडिक्शन के लिए है, एडिक्शन को छुड़ाने के लिए। और तीसरा जो है टू इंड्यूस द लेबर, ठीक, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, रेक्टल है। तो रेक्टल क्या है, सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू रेक्टम एज सपोजिटरीज आर रिटेंशन एनिमा फॉर द सिस्टेमिक इफेक्ट। तो एनिमा दिया जाता है तो उसके लिए भी आप रेक्टल रूट लेते हैं, कुछ सपोजिटरी भी दी जाती है ग्लिसरीन वगैरह की, तो उसके लिए भी आप लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देखिए, डायजापाम सोल्यूशन और पैरासीटामॉल।
पैरासीटामॉल सपोजिटरी दी जाती है जब फीवर जो है आपका बच्चों में स्पेशली वह बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और फीवर उतारने में हेल्प होता है। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल याद रखिएगा। डाइजापाम है, इंडोमेथासिन है, पीसीएम है, पैरासीटामॉल, अर्गोटामाइन, तो इसको हम लोग रेक्टली दे सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि तो ये जो रेक्टल रूट होता है बहुत इरिटेंट होता है और पेशेंट को उससे अनकम्फर्ट हो सकता है, वह उसके जो अटेंडेंट्स होंगे उनसे की तरफ से थोड़ा सा आपको अपोज मिल सकता है। तो रेक्टल रूट जनरली हम लोग यूज नहीं करते, अभी तो प्रैक्टिस में इनिमा ही लोग देते हैं, बाकी अन्य रूट्स के द्वारा आप जो है उसको पेशेंट को ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पैरासीटामॉल का याद रखिएगा और सपोजिटरी वगैरह ग्लिसरीन की प्रयोग की जाती है। तो ये आपका बेसिक हो गया रेक्टल रूट के लिए। आगे आता है क्यूटेनियस रूट भी प्रयोग किया जाता है। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग अगर है तो कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। ठीक, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और लंबे समय तक एब्जॉर्ब होगा, इसमें भी लीवर बाईपास हो जाएगा, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन ऑइंटमेंट एंड अप्लाइड ओवर द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द स्किन, जहाँ पे आपको अप्लाई करना अप्लाई करिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैन बी इनहेंस्ड बाई रबिंग द प्रिपरेशन बाई यूजिंग एन ऑयली बेस एंड बाई एन ऑक्लूजिव ड्रेसिंग। ठीक, ऑक्लूजिव ड्रेसिंग क्या होता है, तो ये जनरली क्या होता है बर्न वगैरह में यूज किया जाता है। इट इज एन नॉन परमिएबल ड्रेसिंग होती है। नॉन परमिएबल ड्रेसिंग होती है जो कि वुंड को या फिर एरिया को मॉइस्ट करके रखता है बाय प्रिवेंटिंग वाटर वेपर फ्रॉम द स्केपिंग टू द एयर। तो जो वहाँ से वाटर वेपर को बाहर निकलने से रोकता है। तो जैसे आप कोई चीज़ आपने अप्लाई की तो उसको आप ढक दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्लूजिव ड्रेसिंग करते हैं। तो जनरली बर्न में यूज करते हैं ऑक्लूजिव ड्रेसिंग। तो उसमें वो क्या लाभ है, उससे पेन को रिड्यूस करता है, हीलिंग को अच्छा करता है और जो आपका हीलिंग का प्रोसेस जो है उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, तो अच्छे से हो। तो ये चीज़ें, बाकी इसमें कोई भी ऑइंटमेंट है आप जो उसको वहाँ पे लगा देते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपका बेसिक हो गया क्यूटेनियस। देन आगे चलते हैं। अब क्यूटेनियस का एग्जांपल क्या आता है आपका ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम यानी टीटीएस। याद रखिएगा ये, इसमें क्या होता है, इसमें में भी डिवाइस हो सकता है और एडहेसिव पैचेज बनाते हैं जो कि प्रैक्टिस में है अन्य जगहों के, तो उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं 5 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई शेप और साइज का आप पैच लेंगे इस तरह का। उस पैच को एक एरिया में आप लगा देंगे। उस एरिया में जहाँ आप लगाएंगे वहाँ से क्या होगा, वो ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा कॉन्स्टेंट रेट से और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और टाइम क्या लगता है 1 से 3 दिन लगेगा। इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं ट्रांसडर्मल पैचेज ऑफ जीटीएन और फेंटानाइल, निकोटीन, ठीक, और स्ट्राडियोल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूज की जाती हैं। तो जो आपका जीटीएन बारे में जानते हैं। फेंटाइल क्या होता है, ये एक ओपाइड ड्रग है जिसको हम लोग एज एनेस्थेटिक या एज एनर्जेसिक प्रयोग कर सकते हैं। तो पेन रिलीफ के लिए पैच लगा दीजिए, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं, वहीं से सिस्टम सर्कुलेशन में जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। निकोटीन का आप जानते हैं, निकोटीन पैचेज आते हैं। और स्टेडियोल यूज किया जाता है किसके लिए, मिनोपाज में जो इफेक्ट आते हैं उसको कम करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है और यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है अच्छे से उत्पन्न हो उसके लिए भी हेल्प करता है। इसके पैचेज आप यूज कर सकते हैं, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनहेलेशन में क्या कर सकते हैं आप, वोलाटाइल लिक्विड और गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन। इसमें जनरल एनेस्थीसिया वगैरह जहाँ यूज किया जाता है, ईथर वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ जनरल एनेस्थेटिक में चला जाएगा। नेजल में क्या करते हैं आपको उसका पता है अच्छे से। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वह ईजिली और बहुत रीडली एब्जॉर्ब करती है और ठीक है, और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस, लीवर, ये सब क्या होते हैं बाईपास हो जाते हैं, तो डायरेक्ट आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। उसमें आप जो इनहेलेशन वगैरह कराते हैं, जिस तरह से नेबुलाइज वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें नेजल रूट के थ्रू, इनहेलेशन और नेजल रूट, आप दोनों का मकसद एक ही होता है। ठीक है, तो अब ये कुछ दवाइयाँ यहाँ यूज कर सकते हैं। बाकी नेजल डिकंजेंसेंट वगैरह होते हैं तो वो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेरेंट्रल, जो पेरेंट्रल होता है वो क्या होता है, पर मतलब बियॉन्ड, इंटरल मतलब क्या हो गया इंटेस्टाइन। तो ये जो है आपका इंटेस्टाइन से अलग, मतलब आपने पेरेंटल रूट फॉलो किया, यानी कि ओरली नहीं दिया, जीआईटी तक वो नहीं गया। तो इसमें आप क्या देखेंगे, कन्वेंशनली द पेरेंटल refers to the administration by the injection which take the drug directly into the tissue fluid or blood without having to cross internal mucosa। ठीक, डायरेक्ट आपने ब्लड में इंजेक्ट कर दिया।
तो कैसे होगा? द एक्शन इज फास्टर एंड श्योरर वैल्यू। इमरजेंसी में बहुत काम आता है, ये बहुत फास्ट आता है इसमें रिजल्ट। तो क्या होगा, किस तरह से कर सकते हैं आप इसमें? सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ये 4 फॉर्म में आप जो है पेरेंटल रूट फॉलो करते हैं। ठीक, IM, IV सबक्यूटेनियस आप जानते हैं, इंट्राडर्मल भी आप जानते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं किस तरह से कार्य करता है ये। ठीक है, जो सबक्यूटेनियस होता है, द ड्रग इज डिपॉजिटेड into the loose subcutaneous tissue by which is richly supplied by a nerve irritant drug cannot be injected but is less vascular। ठीक, absorption is slower than intramuscular। तो जो आपका IM होता है उससे स्लो होगा इसमें absorption, लेकिन क्या होगा, लूज कनेक्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम ड्रग को डिपॉजिट कर देते हैं, जो यहाँ पे नर्व हैं ज़्यादा, वहाँ से क्या होता है कि धीरे 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 एब्जॉर्ब होगा। लेकिन इरिटेंट ड्रग अगर कोई है तो आप उसको वहाँ पे नहीं दे सकते सबक्यूटेनियस, बहुत पेनफुल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में आप सबक्यूटेनियस ड्रग को देते हैं। ठीक, जो IM से कम इफेक्टिव, वहाँ पे एब्जॉर्ब धीरे धीरे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देने IM, द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स, जैसे डेल्टॉइड में, ट्राइसेप्स मसल्स में, ग्लूटियस मैक्सिमस में और रेक्टस फीमोरिस में। ये 3-4 साइट हैं जहाँ पे आप IM देते हैं। नोट्स इसमें देखिए, मसल्स इज लेस रिचली सप्लाइड विद सेंसरी नर्व। यहाँ सेंसरी नर्व उतना नहीं होता, इसलिए जब डीप आप चले जाते हैं IM में तो पेनफुल नहीं होता। माइल्ड इरिटेंट कैन बी इंजेक्टेड, मतलब थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, लेकिन क्या है कि जैसे कोई दवा ज़्यादा इरिटेंट है, अगर थोड़ा इरिटेंट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और मोर वैस्कुलर, यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन सेंसरी नर्व यहाँ पे कम है, इसलिए क्या रिजल्ट आएगा, इट इज़ लेस पेनफुल। ये पेनफुल उतना नहीं होता। ठीक, जो आपका सबक्यूटेनियस था वह क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है क्योंकि नर्व सप्लाई ऊपर ही रहती है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि मसल्स के अंदर ब्लड वेस्कुलर तो है, तो क्या होगा, ब्लड में थ्रू एब्जॉर्ब तो जल्दी होगा, लेकिन क्या होगा, वो पेनफुल उतना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IV क्या है, ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस। हम मेडिसिन तैयार करते हैं और तैयार करके क्या करते हैं, उसको एक बोलस के रूप में हम उसको इन्फ्यूज करते हैं धीरे धीरे। ठीक, ओवर द ड्रग रीचेज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट आर प्रोड्यूस इमीडिएटली। ठीक, तुरंत IV जाता है और तुरंत आपको इफेक्ट दिखाई देता है। नोट क्या है, इसमें क्या हो सकता है, एयर इम्बोलिज्म का खतरा रहता है, इसीलिए जब भी आप इंजेक्शन लगाएं उसमें एयर हमेशा निकाल दें। ठीक, एक ड्रॉप ऊपर आ जाए तभी उसको IV आप डालें। द डोज ऑफ एंड ड्रग रिक्वायर्ड इज स्मॉलेस्ट, मतलब क्योंकि देखिए जो जिसकी आप अगर ओरल देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म में खत्म हो जाती हैं, तो बायोबिलिटी उसकी कम हो जाती है, लेकिन जो IV आप देते हैं उसकी बायोबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। अगर आपने 250 mg दिया, 250 mg पूरा ब्लड में चला जाएगा। ठीक, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, लेकिन ओरली अगर 250 देते हैं तो 100, 120, 130 इतना ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक, और ज़्यादा मात्रा में भी दे सकते हैं, लार्ज अमाउंट में भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ द मोस्ट रिस्की रूट। वाइटल ऑर्गन से हार्ट है, ब्रेन है, अचानक से अधिक मात्रा में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोज जा सकता है अगर डोज के कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इंट्राडर्मल जो होता है वो जनरली आप जैसे BCG का वैक्सीन देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, और सेंसिटिव टेस्टिंग वगैरह में जैसे कोई किसी को हाइपर रिएक्टिव तो नहीं है तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देके देखते हैं। ठीक है, और स्केरिंग मल्टीपल पंक्चर ऑफ द एपिडर्मिस थ्रू अ ड्रॉप ऑफ द ड्रग इज डन। ये आप जैसे वो होता है ना, ब्लड लेटिंग हम लोग कराते हैं तो बहुत जगह पिन लगा करके ना उस वहाँ पे औषधि रगड़ देते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वही चीज़ है। मल्टीपल पंक्चर करके भी आप कोई दवा जो है वहाँ पे कोई ड्रॉप मेडिसिन का रखेंगे तो स्पेसिफिक पर्पज़ में आप इसको यूज करते हैं, और वैसे बहुत सेंसिटिव टेस्टिंग में यूज होता है, जनरली होता है। जैसे छात्र वगैरह ऑपरेशन वगैरह करना हो तो आप जो है वहाँ पे सेंसिटिव टेस्टिंग कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी करते हैं, इंटरडर्मल भी करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, थैंक यू। तो ये टॉपिक आपका यहाँ समाप्त हो रहा है, और आगे हम जो है छोटे छोटे टॉपिक को लेके कवर करेंगे। बेसिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू। यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।